वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। हम लोग वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इन घटनाओं को हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में सेट किया है और इसके साथ एमसीक्यू में ऑप्शंस के साथ हम लोग इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह संबंधित है 69वें नेशनल अवार्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि हाल ही में किनके द्वारा 69वें 69th नेशनल अवार्ड्स पुरस्कार विजेताओं को सम्मान प्रदान किया गया। तो यह सम्मान जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में 17 अक्टूबर, ये डेट भी याद रखना है, ठीक, किस तारीख को? तो 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार विजेताओं को सम्मान प्रदान किया गया और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 24 अगस्त 2023 को की गई थी। तो इसकी जो डिक्लेरेशन है, इसकी जो घोषणा है वह 24 अगस्त 2023 को की गई थी और यह पुरस्कार वितरण जो हुआ है वो 17 अक्टूबर को हुआ है। तो फिल्म पुरस्कार समारोह में वहीदा रहमान को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं, यह इनकी ये पिक है, ठीक है। तो फिल्म पुरस्कार समारोह में वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय सिनेमा की उन्नति और संवर्धन के लिए दिया गया है। तो ये है वहीदा रहमान, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो जो 69वें नेशनल अवार्ड्स पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, और किस तारीख को? 17 अक्टूबर 2023 को। और इन पुरस्कारों की जो घोषणा है वो 24 अगस्त 2023 को ही कर दी गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले जो है, जो इम्पोर्टेंट इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। देखिए, जो अन्य अवार्ड्स हैं जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन को गोदावरी के लिए, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट ट्रिपल आर, ये मूवी बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जो ट्रिपल आर है उसको मिला है। नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को मिला है, ये भी फिल्म जो है वो काफ़ी हाल के दिनों में चर्चित में रही। बेस्ट एक्टर्स अल्लू अर्जुन पुष्पा, झुकेगा नहीं, ठीक। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी और कीर्ति सेनन को मिम्मी के लिए मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको? आलिया भट्ट को। कौन सी फिल्म? उनकी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। और कीर्ति सेनन को फिल्म मिम्मी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, उनको मिम्मी के लिए मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, किस फिल्म के लिए? द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं। तो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भामिन रबारी, फिर से देखिए, भामिन रबारी को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है छेलो शो के लिए। अब अगला जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि बेस्ट स्क्रीन प्ले, ये भी एक कैटेगरी होती है। तो जो बेस्ट स्क्रीन प्ले का जो अवार्ड है ओरिजिनल कैटेगरी में शाही कबीर को मिला है नेट्टू के लिए। क्या? नेट्टू के लिए। तो बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड ओरिजिनल कैटेगरी में शाही कबीर को। बेस्ट डायलॉग राइटर उत्कर्षनी और प्रकाश कपाड़िया, किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ये वही फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग्स में देवी श्री प्रसाद पुष्पा के लिए मिला है। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक एम किरावानी ट्रिपल आर के मिला है। ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर काल भैरव ट्रिपल आर के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल और इरामी नीजल को मिला है। बेस्ट लिरिक्स चंद्र बोस कुंडापोलम को धम 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 के लिए मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म, इसको याद रखना है, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड गया है सरदार उद्धम को। बेस्ट बाल फीचर फिल्म गांधी एंड कंपनी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किससे? 69th नेशनल अवार्ड से। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस क्रम के ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में मेजबानी
में कराए जाने की दावेदारी प्रस्तुत की है। तो देखिए, अभी तक जो 35वें जो ओलंपिक है, ठीक है, उनका तो डिक्लेरेशन हो चुका है कि वो कहाँ कहाँ पे होंगे। जो 36वां जो आयोजन होगा, जो 36वें ओलंपिक आयोजन होगा, उसके लिए अभी जगह की जो बात की जा रही है, उसके दावेदारी प्रस्तुत किया है भारत ने, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने किस क्रम के ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत की मेजबानी में कराए जाने की दावेदारी प्रस्तुत की है, तो वो कौन सा होगा? जी हाँ, 36वां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2036 में खेले जाने वाले 36वें, ध्यान दीजिए, 2036 में 36वां ओलंपिक खेला जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। खेले जाने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत की मेजबानी में कराए जाने की दावेदारी प्रस्तुत किया है। और हाल ही में 141वां, अभी इसकी जो मीटिंग हुई थी आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं मीटिंग, कौन सी? 141 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी सत्र का आयोजन मुंबई में किया गया था। और भारत ने 40 वर्षों के अंतराल के बाद दूसरी बार आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी की। जो 86वां था, इस जो 86वां सत्र था, वो 1983 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। तो ये जो है बहुत ही भारत के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो एक पहल है कि जो 36वां ओलंपिक हो वो कहाँ पे हो? भारत में हो। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है ये दावेदारी 36वें ओलंपिक के आयोजन को लेकर दावेदारी जो है वो भारत की तरफ से प्रस्तुत कर दी गई है। अब इसी क्रम में हम लोग ये बात करेंगे कि जो आगामी, मतलब जो आने वाले जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो जो 33वां, जो 33 जो 33वां ओलंपिक का आयोजन है, उसका आयोजन पेरिस में 2024 में होगा। 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स में 2028 में, और 35वां जो ओलंपिक है ब्रिस्बेन 2032 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक क्रम देख रहे होंगे, 2024, 2028 और 2032। यहाँ पे 4 साल का, 4 ईयर का गैप दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, जो ओलंपिक खेल होते हैं वो हर 4 साल के अंतराल पे ये खेल का आयोजन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028, ठीक है, कौन सा? 2028 के लॉस एंजल्स में, जैसा कि हमने जो है पिछली स्लाइड देखी, ठीक, जो 2028 का ओलंपिक होगा वो होगा लॉस एंजल्स में। और वह किस क्रम का ओलंपिक खेल है? वो 34वां, ठीक। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 34वां ओलंपिक गेम होगा, जो कि लॉस एंजल्स में होने जा रहा है 2028 में, उनमें किन नए खेलों को शामिल किया गया है, ठीक। तो उसमें स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें उपयुक्त सभी, मतलब इन तीनों को शामिल किया गया है। इसके साथ इसको हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी जो बैठक है 141वीं जो बैठक है, 141 जो बैठक है, वो मुंबई में आयोजित हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया। तो कौन सा खेल आ गया है? क्रिकेट आ गया है, ओके। क्रिकेट आखिरी बार ओलंपिक 1900, ठीक है। तो इससे पहले क्रिकेट शामिल था कब? 1900 में, मतलब 1900 में जब ओलंपिक गेम हुआ था तब क्रिकेट ओलंपिक खेलों में शामिल था। साल 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट पहला खेल ये शामिल हुआ, बेसबॉल सॉफ्टबॉल दूसरा, फ्लैग फुटबॉल तीसरा, ठीक, जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट अमेरिकन फुटबॉल है, स्क्वैश चौथा खेल, और लैक्रोस, ये कुल मिलाकर 5 खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2028 लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक गेम होंगे उनमें कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है, तो 5 खेल। कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लैक्रोस, कुल 5 खेल हैं। आगे हम चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में
रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह देश है वियतनाम। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। विदेश मंत्री वियतनाम की 4 दिन की यात्रा के दौरान इस प्रतिमा का अनावरण किया है और उन्होंने कहा कि वियतनाम ने 1982 कब 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और इसके अलावा उनके द्वारा वियतनाम के हो ची मिन सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम दक्षिण एशियाई देश है। इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो हनोई है। वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग या VND है। प्रधानमंत्री वर्तमान में पाम मिन चिन है। राष्ट्रपति वो वॉन थुओ। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपनी किताब द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्ध फॉर सक्सेस, किसकी ये पुस्तक है? तो ये है विवेक अग्निहोत्री की। तो द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान में रखिएगा, लॉन्च की। और उन्होंने 2023 में एक मेडिकल ड्रामा फिल्म द वैक्सीन वार का भी निर्देशन किया था। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य फोकस दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, जो फूड सेफ्टी है, उसको बढ़ावा देना। और इस दिवस की पहल करने वाली जो संस्था है उसका नाम है FAO। क्या? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल संस्था है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है और इसी उपलक्ष्य में क्या है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगर FAO की हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। कहाँ पे? रोम। हेडक्वार्टर FAO का रोम में है, तो ये याद रखिएगा। अब इस बार की अगर थीम पूछा जाए कि 2023 के लिए जो खाद्य दिवस है, विश्व खाद्य दिवस है, उसकी थीम क्या है, तो थीम जरूर याद रखा कीजिए आप लोग। किसी भी दिवस का, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसकी थीम क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, यह जो है वो 2023 के विश्व खाद्य दिवस की ये थीम रखी गई। आगे चलते हैं, ये भी प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट में ही आएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? देखिए, इससे पहले यूपीपीएससी की अगर मैं बात करूं, यूपीपीएससी के प्री के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन। ठीक, तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे कौन, क्रिप्स हिप्किंस, उनके बारे में पूछा जा चुका है। तो अब हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित जो प्रधानमंत्री हैं कौन चुने गए हैं, ये जो है ये प्रश्न है आपके सामने। तो ये है क्रिस्टोफर लक्सन। फिर से नाम देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन, इनको आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं ये। ठीक, तो हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की और उन्हें देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया। और वर्तमान में क्रिस हिप्किंस, इससे पहले इनके पहले जो होंगे वो कौन होंगे, क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जिनका स्थान लक्सन लेंगे। ठीक है, तो इनको रिप्लेस करके, क्रिस हिप्किंस को रिप्लेस करके कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के, वो हैं क्रिस्टोफर लक्सन, देख सकते हैं इनको। और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री, कौन से, 42 नंबर के ये प्रधानमंत्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न ये है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 37%। तो देखिए यहाँ पे जो ये लिखा है इसको गलत मानिए, ठीक है, ये है 37%। अब इसको हम जो है विस्तृत से जानेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है।
तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी 2023 में 4.2% से बढ़कर 37% हो गई है। इसका मतलब इसके पहले क्या होगा, तो 2021-22 की अगर बात करें तो उस समय 32.8% थी। तो 32.8% में जब आप 4.2% जोड़ेंगे तो क्या आंकड़ा आएगा, 37%। तो महिला श्रम भागीदारी दर में यह महत्वपूर्ण उछाल महिलाओं के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विकास के उद्देश्य की गई नीतिगत पहलों से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के सरकार के निर्णायक कार्यक्रम का परिणाम है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एजेंडा है भारत सरकार का, वह परिणाम जो है वो दिखा महिलाओं के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट में। क्या दिखा कि यह जो है आंकड़ा जो है वो 37% को टच कर गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी। तो ये मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो देखिए, हर वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य लोगों की वित्तीय मतलब फाइनेंशियल और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर गरीबी और मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2023 की थीम सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में सम्मान लाना। मतलब अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। फिर से इसको हिंदी में देखिए, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में सम्मान लाना, यह हिंदी में हो गया। और डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, यह इंग्लिश में हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनकी जो थीम पूछी जाती है वो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम को भी याद रखना है और वह दिवस जो हो किस डेट को मनाया जाता है ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म आरपीए है, कभी कभी एग्जाम में आरपीए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आरपीए का फुल फॉर्म क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इस लैब का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, तो ये है नाइलिट गोरखपुर। तो नाइलिट गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को नाइलिट की 26वीं अखिल भारतीय निदेशक बैठक के दौरान नाइलिट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब का उद्घाटन किया गया और अत्याधुनिक आरपीए प्रयोगशाला का निर्माण MEITY द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और जिसका उद्देश्य आरपीए की उभरती, ध्यान दीजिएगा, आरपीए की उभरती हुई तकनीक में जनशक्ति को कौशल प्रदान करना है। अगला प्रश्न हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में स्थित गांव नवापिंड सरदारन को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। इसको रखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में। ठीक है, तो यह गांव है पंजाब का गांव। कहाँ का, पंजाब राज्य का। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित ग्लोबल ट्रेवल फॉर लाइफ के शुभारंभ पर पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले के गांव नवापिंड सरदारन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, इस सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है, सागर कवच। तो सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए इसका आयोजन जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी तीनों स्थानों पर किया गया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर। तो भारतीय नौसेना के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के शामिल करते हुए 2 दिवसीय या 2 दिन का प्रोग्राम था। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2023 का आयोजन किया गया और यह अभ्यास 11 और 12 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से किसे भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया गया है। यह प्रश्न देखिएगा आने वाले एग्जाम में आना तय है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। तो भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये है झीलों की नगरी उदयपुर। तो राजस्थान सरकार पर्यावरण वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों का शहर, ठीक, झीलों के शहर या लेक सिटी के रूप में भी जाना जाता है, को भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
और 37 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल कितना है, 37 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत यह शहर 5 प्रमुख झीलें, जो वहाँ पे जो झीलें हैं उनका नाम देखिए, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। कभी कभी इन झीलों का नाम भी पूछा जाता है और पूछा जाता है कि यह किस शहर में है, तो इन 5 झीलों का नाम भी याद रखिएगा। तो वर्तमान में दुनिया भर में 17 देशों में, कितने, 17 देशों में 42 वेटलैंड शहर स्थित हैं, जिनमें सर्वाधिक 13 शहर कहाँ पे हैं, चीन में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए किस नाम से शुभंकर का अनावरण किया है, तो ये है जूही, ठीक है, तो ये हथनी है जूही, इनको इनको जो है वो शुभंकर के रूप में चयनित किया गया है। तो झारखंड 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेलगांव स्थित मरंगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करेगा। और इस प्रतियोगिता का शुभंकर बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे, झारखंड में ही है, तो बेतला नेशनल पार्क की हथनी जूही को बनाया गया है। और इस चैंपियनशिप में कुल 21 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे, 21 मैच खेले जाएंगे। और प्रतियोगिता में भारत के अलावा जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड की टीम हिस्सा लेंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है, तो ये है शहर मुंबई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई 17 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की तीसरे संस्करण, ये 3rd एडिशन है, तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया, जो भारतीय समुद्री क्षेत्र के लिए नीली अर्थव्यवस्था की मूल योजना है। तो जो ब्लू इकोनॉमी है उसका भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और ये चल क्या रहा है, ये है अमृतकाल विजन 2047 के पहल के अंतर्गत। हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह राज्य है झारखंड। तो झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। और अब तक की व्यवस्था देश के किसी भी राज्य में नहीं है। झारखंड के विभिन्न जिलों के कार्यरत स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सहित ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज भी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाए जाएंगे। और झारखंड सरकार का श्रम विभाग ने इस भी दिशा में पहल शुरू की है। तो ये भी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यह पहल जो है शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI में 108 देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो भारत को जो पोजीशन मिली है वो 64th, ठीक, ऑप्शन ए। तो अक्टूबर 2023 को साइबर सुरक्षा कंपनी नॉर्डलेयर द्वारा जारी एक नवीनतम शोध के अनुसार ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI में भारत को 108 देशों में 64वें स्थान पर रखा गया। और ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI में सर्वोच्च अंक पाने वाले शीर्ष 10 देश जो हैं वो है डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, पुर्तगाल, एस्टोनिया, लिथुआनिया, आयरलैंड और स्लोवाकिया। तो ये जो देश हैं वो छोटे देश हैं, इस वजह से ये जो है वो टॉप 10 में है, ये ही इनकी खासियत है। हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में सबसे पेंशन प्रणाली वाले देश में भारत कौन से स्थान पे, तो भारत को स्थान है 45th। तो 15वें वार्षिक मर्सस CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी किया। और इस इंडेक्स में नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और उसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क का स्थान रहा। भारत रैंकिंग में सुधार देखा गया और भारत विश्लेषण की गई 47 प्रणालियों में 45वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है, तो यह इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए 8वें विश्व निवेश मंच के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI को सम्मानित किया। और ICAI के प्रयासों का उद्देश्य भारत में
टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना है। अगला प्रश्न, विश्व सांख्यिकी दिवस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह डेट है 29 जून। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। ठीक है, तो किसके मार्गदर्शन में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 की थीम को देख लेते हैं। इसकी थीम है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेत ढांचे के साथ संरेखित करना, एलाइन करना। तो यह इसकी थीम है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की महिला पत्रकार जीना महसा अमीनी, ये नाम याद रखिएगा, जीना महसा अमीनी को यूरोपीय संघ का साखारोव पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये है ईरान की। तो 19 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ ने जीना महसा अमीनी और ईरानी महिला विरोध आंदोलन की यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए साखारोव पुरस्कार 2023 के विजेताओं के रूप में नामित किया है। और यह पुरस्कार 13 दिसंबर 2023 को स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में यूरोपीय संसद के हेमी साइकिल में एक समारोह में दिया जाएगा। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। देखिए, तो 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला जीना महसा अमीनी को सितंबर 2022 में ईरान के अनिवार्य हिजाब हेड स्कार्फ कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के मात्र 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड्स उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में से भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स उद्घाटन किया और पहले फेज में इसका संचालन 17 किलोमीटर तक किया जाएगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो शामिल है। ये ट्रेन 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और रैपिडेक्स ट्रेन में 6 कोच हैं। भारत की पहली रीजनल रैपिडेक्स रेल को नमो भारत, ये भी याद रखिएगा, नमो भारत नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला, क्या नाम है, गांधी बुनकर मेला का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोलकाता में। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला को कोलकाता में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ाना और खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना है। और इस मेले का आयोजन अक्टूबर तक किया जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो होप इनिशिएटिव ये पहल का नाम है, ऑप्शन नंबर सी। तो पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया और पंजाब में इस समय राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने की कोशिशें अलग अलग स्तर पर चल रही हैं। होप इनिशिएटिव की शुरुआत अमृतसर शहर से की गई है। तो इस शहर का नाम भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल, मतलब कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दी है और इस फोर्स को नामदफा, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व में तैनात किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से किसे उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रघुवर दास। रघुवर दास को जो है उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है वो झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको उड़ीसा राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसके साथ ही इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। रघुवर दास 2014 से 2019 तक
झारखंड के मुख्यमंत्री थे और वहीं इंद्रसेन तेलंगाना से बीजेपी के लीडर हैं। तो दो राज्यों के राज्यपाल मिले हैं, एक उड़ीसा के और दूसरे त्रिपुरा के। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया? ठीक, तो उपरोक्त दोनों मतलब मनोज सिन्हा और अश्विनी वैष्णव। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर में बहुप्रतीक्षित से विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया और उपराज्यपाल ने श्रीनगर स्टेशन से बनिहाल के लिए पहली विस्टाडोम कोच ट्रेन का हरी झंडी दिखाई और केंद्रीय मंत्री और असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में शामिल हुए और इस विस्टाडोम ट्रेन का संचालन बनिहाल से बडगाम तक किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूरे देश में ऑपरेशन चक्र 2, ठीक है, का संचालन किया जाएगा? क्या नाम है? ऑपरेशन चक्र 2 का संचालन किया जा रहा है। तो ये है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अपने ऑपरेशन चक्र 2 के हिस्से के रूप में 5 अलग अलग मामलों के संबंध में कई राज्यों में मतलब कि 76 स्थानों पर तलाशी ली और इसका उद्देश्य भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराध पर रोक लगाना है और सीबीआई ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आरईसी, क्या? आरईसी लिमिटेड। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी आरईसी लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार को स्थापना 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की गई थी। आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का मतलब ये है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा अनुभव पुरस्कार 2023 वितरित किया गया? तो ये है जितेंद्र सिंह। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अनुभव पुरस्कार वितरित किया गया और यह पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्य प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है और वर्ष 2015 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अनुभव पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, यह पोर्टल क्या है? अनुभव पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन सा पोर्टल है? अनुभव पोर्टल, ठीक है। इसमें सरकारी विभाग में काम करने वाले अपने अनुभव साझा करने और शासन में सुधार के लिए सुझाव देना शामिल है, ठीक है। तो अनुभव पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 10,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा, इस अमाउंट को 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और ज्यूरी प्रमाण पत्र विजेताओं को एक पदक और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न, 37वें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो यह राज्य है असम राज्य। तो असम की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के पहला स्वर्ण पदक जीता और वहीं कर्नाटक के पुरुषों के फाइनल में जीत हासिल की। 37वें राष्ट्रीय मतलब कि कर्नाटक राज्य की जो पुरुष टीम है उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और महिला टीम असम राज्य की जो महिला टीम है उसने गोल्ड मेडल लिया। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो है वो गोवा में किया जा रहा है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43 खेलों को शामिल किया गया है और 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि जो 36वां नेशनल गेम था उसका आयोजन गुजरात में और 37वां का आयोजन जो है वो किया जा रहा है गोवा में। अगला प्रश्न, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये हैं शैलेश कुमार, ऑप्शन ए। तो चीन के होंगझाओ में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता और मरियप्पन
थंगावेलु ने इसी इवेंट में रजत पदक जीता है। वहीं निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में T47 इवेंट में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे क्रिकेट से। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी 23 अक्टूबर को निधन हो गया। वे बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज थे और उन्होंने 1966 से 1979 तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला और प्रसिद्ध भारतीय स्पिन चौकड़ी का हिस्सा बने। उन्होंने कुल 67 टेस्ट खेले और 266 विकेट लिए। इसी के साथ हमारा यह वीकली करंट अफेयर का वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।